13 अक्टूबर सन 1972 को यूरोपियन एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 एंडेस में गिरकर तबाह हो गई थी, जिसमें 45 अफराद सवार थे, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स और 40 अफराद में कुछ रग्बी टीम के मेंबर्स और कुछ फैमिली और फ्रेंड्स थे। 72 दिन के बाद सिर्फ 16 जिंदा बच गए थे। ये वाक़या है उन 16 अफराद का जिन्होंने 2.5 महीना अपनी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन वक्त गुजारा। फ़्लाइट 571 की असल कहानी मौत और ज़िंदगी, तबाही और बर्दाश्त की कहानी है। जब एक्सट्रीम कंडीशन में जाने वाले लोगों ने वो किया जो इन्हें ज़िंदा रहने के लिए करने की ज़रूरत थी, जो कि एक नाकाबिले तसव्वुर बात थी। वीडियो में बाकी है अभी बहुत कुछ और जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे मुताबिक। फ़्लाइट 571 की 12 अक्टूबर 1972 को चार्टर्ड फ़्लाइट थी। इसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के मेंबर्स के साथ कुछ दोस्त और ख़ानदान भी सवार थे। वो यूराग्वे के शहर मोंटेविडियो से चिली के शहर सैंटियागो जा रहे थे। ये फ़्लाइट कोई ज़्यादा लंबी नहीं थी। आमतौर पर यूराग्वे से सैंटियागो जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन बीच में आती हैं एंडेस की बहुत बुलंद और वीरान पहाड़ियाँ, जिसको सर करना किसी के बस की बात नहीं। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि साउथ अमेरिका में वाक़ है। फ़्लाइट 571 में जाने वाले पैसेंजर्स को ये पता भी नहीं था कि यही पहाड़ियाँ आगे जाकर इनके लिए किसी भयानक मुसीबत का बाइस बनेंगी। 12 अक्टूबर 1972 को इन पहाड़ियों में तूफ़ान आता है। फ़्लाइट 571 के पायलट ये फैसला करते हैं कि वो एक दिन रास्ते में ही रुक जाएंगे। मौसम के ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। अर्जेंटीना के मेंडोज़ा शहर में प्लेन लैंड करता है और अगले दिन 13 अक्टूबर सन 1972 को पायलट जब मुतमईन होते हैं कि मौसम अब साफ़ है, तो प्लेन दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। फ़्लाइट का पायलट पहले भी इस रूट से 29 बार फ़्लाइट ले चुका होता है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंट होता है कि वो रास्ते और लोकेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो एंडेस की पहाड़ियों को आराम से क्रॉस कर लेंगे। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगता है। ये प्लेन आहिस्ता आहिस्ता एंडेस की पहाड़ियों को क्रॉस करता जा रहा था कि अचानक आगे जाकर मौसम और ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होने की वजह से पायलट को देखने में मसाइल का सामना हो रहा था। इसी वजह से पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया ताकि वो इसे आगे का रास्ता गाइड कर सकें। अब ये फ़्लाइट 18,000 फीट की बुलंदी पर एंडेस की पहाड़ियों से गुजर रही थी। जैसे ही फ़्लाइट प्लेंचोन पास के पास पहुंचती है, वो रडार से गायब हो जाती है। ये एक नॉर्मल बात होती है कि जब प्लेन बहुत ज़्यादा बुलंदी पर हो तो वो रडार के वीक सिग्नल हो जाते हैं। दोपहर के 3:21 पर पायलट ने कंट्रोल टावर को कहा कि हम 1 मिनट में कुरिको पहुँच जाएंगे और ऊंचाई कम करने की इजाज़त मांगी। कंट्रोल टावर को हैरानी हुई कि प्लेंचोन पास से कुरिको पहुंचने में 11 मिनट लगते हैं और ये 3 मिनट में पहुंच गए हैं। प्लेन पहले ही रडार में नहीं था, लिहाजा उन्होंने ऊंचाई कम करने की इजाज़त दे दी। पायलट ने इजाज़त मिलते ही प्लेन को डिसेंड करना शुरू कर दिया। पायलट समझ रहा था कि वो कुरिको के ऊपर है, जबकि वो प्लेंचोन पास क्रॉस कर रहे थे। बहुत बड़ी तबाही फ़्लाइट 71 का मुकद्दर बनने वाली थी। जब बादलों की लेयर हटी तो उन्होंने देखा कि सामने बहुत बड़ी पहाड़ी खड़ी है। इस पॉइंट पर पायलट को अंदाज़ा हुआ कि वो अभी तक एंडेस में ही है। उन्होंने दोबारा प्लेन को ऊपर करना शुरू किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन एक पहाड़ की चोटी से टकराया और प्लेन की टेल यानी इसका बैक साइड जहाज़ से अलग हो गया। इसकी वजह से 3 मुसाफिर पीछे होने की वजह से उसी वक्त जहाज़ से गिर गए। बगैर टेल और विंग्स के जहाज़ पहाड़ों के बीच में जाकर गिर गया। प्लेन के पायलट भी इसी हादसे में मारे गए। अब सिर्फ 33 लोग बचे थे। जहाज़ जहाँ गिरा था वहाँ सर्दी और बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं था और सर्दी का दर्जा हरारत भी -30 डिग्री सी था। जब प्लेन गिर गया तो इनमें 2 लोग ऐसे थे जिनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और वो मेडिकल के स्टूडेंट भी थे। उन्होंने देखना शुरू किया कि कौन कौन ज़िंदा बचा है और किसको कितनी चोटें आई हैं ताकि वो इनकी मदद कर सकें। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे बाद चिलियन एयर एंड रेस्क्यू सर्विस पहुंच जाती है और 4 जहाज़ तैनात किए जाते हैं और सुबह से शाम तक फ़्लाइट 571 को तलाश किया जाता है।
मगर इन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू ऑफिसर ने रेडियो को कंक्लूड किया कि शायद प्लेन इनएक्सेसिबल जगह पर जाकर गिरा है। दूसरी बात यह है कि प्लेन का रंग सफ़ेद था और जहां पर जाकर गिरा था वहां सिर्फ सफ़ेद बर्फ और स्नो के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए जहाज इन्हें नजर नहीं आया। देखते ही देखते रात हो गई। पैसेंजर को यकीन था कि आज की रात काटनी है, बाकी कल तो हमें कोई बचाने आ ही जाएगा। आज की रात बहुत भारी थी क्योंकि -30°C में जख्म और चोटों के साथ रहना कुछ आसान नहीं था। अगले दिन 14 अक्टूबर सन 1972 को एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस बार 11 जहाज प्लेन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, मगर बर्फीली पहाड़ियों और जहाज के सफ़ेद रंग के होने की वजह से ढूंढ नहीं पाते। भला आखिर पैसेंजर किसी के बैग में मौजूद रेड लिपस्टिक से जहाज पर बड़ा बड़ा SOS लिखते हैं ताकि रेस्क्यू इस लफ्ज़ को देखकर इनकी मदद को पहुंच जाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। पैसेंजर्स अपने अपने लगेज की मदद से बर्फीली ज़मीन पर X का निशान बनाते हैं, मगर इस दिन भी 3 जहाज इनके ऊपर से जाते हैं, मगर कोई इनको नोटिस नहीं करता और ये दिन भी गुजर जाता है। अब इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं, लिहाजा ज़िंदा रहने के लिए बर्फ़ को पिघलाकर पानी का इंतज़ाम करते हैं और खाने पीने की चीज़ें जो साथ लाए थे इससे गुजारा करते हैं, मगर वो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। अब इनको 8 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया था। रेडियो सिग्नल की वजह से पैसेंजर्स को इतना मिल गई थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद हो गया है। अब इनको अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हालात का डटकर मुकाबला किया। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने प्लेन की सीटों की रुई निकालकर अपने कपड़ों में भर ली। सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ़ पर चलने के लिए जूते बनाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल खाने की थी। फिर उन्होंने वो फैसला किया जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ये फैसला करना इनके लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने बर्फ़ में पड़ी डेड बॉडीज़, जिनमें इनके फैमिली मेम्बर्स और दोस्त भी शामिल थे, इनके मुर्दा बॉडीज़ को खाने का इरादा किया। दिन गुजरते जा रहे थे और वो रात को सर्दी से बचने के लिए प्लेन के तबाहशुदा हिस्से को बहुत मुश्किल से ढककर रात गुजारते थे। एक रात वो सो रहे थे कि अचानक बर्फ़ का एक बहुत बड़ा रेला इनके ऊपर गिर जाता है। पूरा जहाज़ बर्फ़ से ढक जाता है और बर्फ़ जहाज़ के अंदर भी चली जाती है, जिससे ऑक्सीजन में कमी वाक़या होती है और 8 लोग और मर जाते हैं। सर्वाइवल की तादाद 19 रह जाती है। इस बात से इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर यहीं रहे तो एक एक करके सब मर जाएंगे, लिहाजा अगर जिंदा रहना है तो इन पहाड़ों को क्रॉस करना होगा। इनमें ज़्यादातर लोग ज़ख्मी होते हैं जो पहाड़ क्रॉस करने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन सिर्फ 3 लोग थे जो कम ज़ख्मी थे और सफ़र कर सकते थे। लिहाजा इनको गोश्त के टुकड़े और सर्दी से बचने की पूरी तैयारी के साथ भेजा जाता है और ये 3 लोग 15 नवंबर सन 1972 यानी क्रैश के 33 दिन बाद अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो सोचते हैं कि इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद शायद आगे हरियाली होगी, लेकिन जब 3 दिन बाद वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आगे मज़ीद बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। इनमें से एक वापस प्लेन की तरफ जाने का इरादा करता है और बाकी 2 आगे बढ़ जाते हैं। लगातार ये लोग 9 दिन तक मज़ीद चलते रहते हैं। इनके पास खाना पीना सब ख़त्म हो जाता है। भला आखिर 9 दिन बाद इन्हें एक नदी नज़र आती है जिसके साथ साथ ये चलते हैं। वहाँ इन्हें कुछ जानवर और एक आदमी नज़र आता है। ये लोग इस आदमी को मुखातिब करते हैं, मगर नदी के शोर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। वो आदमी वापस जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है और एक कागज़ में पेन लपेटकर इनकी तरफ फेंकता है। ये लोग अपनी पूरी कहानी इस कागज़ पर बयान करते हैं। जब इस गांव के आदमी को पता चलता है तो वो बहुत हैरान होता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे हैं, क्योंकि इसे पता होता है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ एक जहाज़ गिरकर तबाह हुआ था। वो आदमी फ़ौरन जाकर चिली रेस्क्यू सर्विस की टीम को लेकर आता है। टीम इन दोनों को भी अपने साथ बिठाकर 22 दिसंबर सन 1972 यानी क्रैश के 70 दिन बाद फ्लाइट 571 के पैसेंजर को रेस्क्यू करने पहुंचती है। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। इसमें सिर्फ 16 लोग थे जो सर्वाइव कर पाए। अब तक की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।